नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। पेगासस मामले को हम भूलने ही लगे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देकर उसे फिर चर्चा में ला दिया। मोदी सरकार ने अब तक पेगासस मामले पर एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया था। हर बार एक ही बहाना, सब विधिवत हुआ, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के इस जिन्न को वापस बोतल में डाल दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब एक स्वतंत्र कमेटी इस मामले में लगे आरोपों की जांच करेगी। तो आज दिन की बड़ी खबर में कोर्ट के आदेश को समझेंगे और आदेश के साथ आई टिप्पणियों पर भी गौर करेंगे। उधर आज मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस मामले में कल की तरह ही हम जिरह में पेश की गई दलीलों की चर्चा करेंगे और साथ में सवाल का जवाब भी खोजेंगे कि आखिर एनसीपी नेता नवाब मलिक समीर वानखेड़े से एनसीपी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? इस चिढ़ का दामाद एंगल क्या है? लेकिन शो की शुरुआत दिन के वीडियो से। Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers are today working with the Election Commission, and Jado Election Commission gives us the name, approves the name and approves the symbol, I will come and tell you all. But I can't give you मैं थोनू पहना कोई नाम दे दमा के पार्टी दा और कोई निकला है कुछ और होतों, that won't be right. So let us wait for the Election Commission to decide. But our lawyers are on the job and we will give you the symbol also. We have made a request for symbol and we have made a request for names also. And when that comes, मैं जरूर तुम दसांगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने अपने वादे के मुताबिक अपनी अलग पार्टी बना ली। कैप्टन को अभी चुनाव आयोग से सिंबल का इंतजार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने अपने कार्यकाल के काम गिनाए, उसे सिद्धू द्वारा उनके खिलाफ चलाए गए कैंपेन के जवाब की तरह देखा गया। कैप्टन ने यह भी दावा किया कि सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता 25% गिरी। कैप्टन कह तो रहे हैं कि वो 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी पूरे सूबे में, लेकिन क्या उनके पास इतने संसाधन हैं और क्या वाकई वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे? इन सवालों के जवाब मिलने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन क्या चुनाव से पहले बहुत वक्त बचा है? यही सवाल पूछकर अभी कैप्टन के विरोधी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पर पॉलिटिक्स है, जानिए कब क्या हो जाए। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पे। अगर आप कोई रहस्य रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना होगा। 1984 जैसा कल्ट नॉवेल लिखने वाले जॉर्ज ऑरवेल की इस लाइन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आरवी रविंद्रन के नेतृत्व में बनी ये कमेटी 8 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। जस्टिस रविंद्रन के साथ आलोक जोशी और संदीप ओबरॉय भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। आलोक जोशी 1976 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। तीसरे मेंबर डॉक्टर संदीप ओबरॉय एक सब कमेटी के, यानी कमेटी के अंदर कमेटी के चेयरमैन भी होंगे। कौन है ये भाई साहब? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इन दो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी कमेटी में शामिल किया गया है। इनके नाम डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात। दूसरा नाम डॉक्टर पी प्रभाकरन, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृतापुरी, केरल। इसके अलावा नाम है डॉक्टर अश्विन अनिल गुमासते का, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईआईटी बॉम्बे, महाराष्ट्र। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने यह एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया। कमेटी क्या करेगी? 6 बिंदुओं पर जांच करेगी। क्या है ये बिंदु? क्या स्पाईवेयर के पेगासस सूट का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों का एक्सेस लेने के लिए किया गया? अगर हाँ, तो ये डेटा कहाँ स्टोर किया गया? दूसरा बिंदु, इस स्पाईवेयर के अटैक से कौन कौन से लोग या संस्था पीड़ित हैं? उन सभी पीड़ित प्रभावित लोगों की जानकारी जिनके खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ। तीसरा, स्पाईवेयर के पेगासस सूट का इस्तेमाल करके भारतीय नागरिकों के व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक करने के बारे में 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए या कार्रवाई की। चौथा, क्या पेगासस स्पाईवेयर को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या एजेंसी ने हासिल किया था और भारत के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया था? पांचवा, अगर किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था तो वो किस नियम, कायदे, प्रोटोकॉल और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया था? और छठवां, अगर किसी ने स्पाईवेयर का इस्तेमाल देश के नागरिकों पर किया तो ऐसा किस अथॉरिटी या अधिकार के तहत किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को यह अधिकार भी दिया है कि वो मामले की छानबीन के दौरान इससे जुड़ा कोई और पहलू देखती है तो इसकी जांच भी कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पैक्सिस कथित जासूसी मामले में साफ रुख पेश न करने पर नरेंद्र मोदी सरकार की खिंचाई भी की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था। केंद्र सरकार ने पैक्सिस का इस्तेमाल किया है या नहीं, इस सवाल का स्पष्ट जवाब न देते हुए सरकार ने कहा था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सरकार को यह बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि क्या वह निगरानी के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि यह आतंकवादी समूहों को सतर्क कर सकता है। मेहता की दलील ये भी थी कि इस मुद्दे को हलफनामे या सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा, सरकार के सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने पर अदालत मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। देश के हर नागरिक की प्राइवेसी, निजता की रक्षा होनी चाहिए और अगर इसका उल्लंघन हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को जानने में दिलचस्पी नहीं है। वो केवल ये पता लगाना चाहते थे कि क्या पैक्सिस स्पाईवेयर का उपयोग नागरिकों को टारगेट करने के लिए किया गया था। आज अपने फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देकर न्यायिक जांच से दूर नहीं हुआ जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का डर इस तरह पैदा नहीं किया जा सकता कि अदालतें इसका नाम लेने भर से पीछे हट जाएं। हालांकि इस अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र का अतिक्रमण करने के मामले में चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया को साबित करना चाहिए कि मांगी गई जानकारी को रखा जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को प्रभावित करेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में लोगों की अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये केवल संविधान के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके और पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ ही संभव है। कोर्ट के मुताबिक एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को गोपनीयता की उचित अपेक्षा होती है। गोपनीयता पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की ही एकमात्र चिंता नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को गोपनीयता के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षित, सुरक्षित किया जाना चाहिए। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने यह भी कहा कि निगरानी प्रेस की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को आगे बढ़ाते हुए कहा अपने जजमेंट में कि पत्रकारिता के स्रोतों की यानी सोर्सेस की सुरक्षा प्रेस की स्वतंत्रता की बुनियादी शर्तों में से एक है। कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है, और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा, क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास। जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं। हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बचाव में क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। राहुल हैज नथिंग न्यू टू ऑफर। वही बातें, वही शब्दावली, वही वोकैबुलरी और हर विषय को लेकर उन्हीं विषयों को बारंबार दोहराना, यही राहुल गांधी कहते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी पे हमला हो गया है, डेमोक्रेसी को बचाना है, भारत के संविधान पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। यही राहुल गांधी की वोकैबुलरी है। रिपीटिशन एंड राहुल गांधी स्टैंड हैंड इन हैंड। हर विषय पे
जितने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वो 30-40 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही शब्दावली होती है, वही वोकैबुलरी होती है. एंड इफ यू हियर ऑल दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टुगेदर, you will not be able to say which press conference was done for which issue. Such is the repetition of Mr. Rahul Gandhi. अदालत के आदेश के बाद पहली बार पैक्सिस मामले में एक मध्य मार्ग की गुंजाइश पैदा हुई है. अभी तक का विमर्श चरम पर ही रहा. एक तरफ से आरोपों की झड़ी जिसमें भारत में लोकतंत्र की सेहत पर चिंता जताई जाती थी, दूसरी तरफ सरकार जिसने जैसे तय कर लिया था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं है, जबकि दुनिया भर में इस खुलासे के बाद जांच बिठाई गई थी. अब भारत भी उस राह पर आगे बढ़ रहा है. देखना होगा कि जांच समिति की रिपोर्ट में क्या सामने आता है. अब चलते हैं मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की तरफ. 26 अक्टूबर यानी कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि आर्यन खान की तरफ से पेश हुए सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी ने बेल के लिए क्या लॉजिक दिए. रोहतगी के बाद अरबाज मर्चेंट की तरफ से पेश हुए वकील अमित देसाई ने जिरह शुरू की थी, जिसके बाद जस्टिस नितिन सांबरे की सिंगल बेंच ने मामले को आज तक के लिए मुलतवी कर दिया था, टाल दिया था. आज जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट का पक्ष रखते हुए गिरफ्तारी को ही इलीगल बता दिया. कहा कि आरोप छोटी मात्रा में ड्रग्स रखने और सेवन करने का था, जिसके लिए अधिकतम सजा ही 1 साल की है. ऐसे मामलों में गिरफ्तारी एक्सेप्शनल है. इस दलील के लिए देसाई ने सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के पहले दिए गए फैसलों का हवाला दिया और बार बार इस बात पर जोर दिया कि तीनों आरोपी यानी आर्यन, अरबाज और मुनमुन वहां कोई योजना बनाकर नहीं आए थे, इसलिए वो किसी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं हो सकते थे. इस मामले में सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो पाई है और अब 28 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे का वक्त सुनवाई के लिए तय किया गया है. अब आते हैं समीर वानखेड़े पर, क्योंकि इनकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही. मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स रेड के दौरान गवाह रहे प्रभाकर सैल ने सिर्फ कथित लेन देन की बात नहीं कही थी, यह भी कहा था कि एनसीबी ने रेड के बाद उनसे कोरे कागजों पर दस्तखत करवाए थे. और अब बिल्कुल ऐसा ही आरोप नवी मुंबई में रहने वाले शेखर कांबले ने भी लगाया है. इस साल एनसीबी ने अगस्त के महीने में एक रेड डाली थी जिसमें शेखर कांबले गवाह थे. शेखर का कहना है कि इस रेड के दौरान एनसीबी ने उनसे 10-12 कोरे पन्नों पर दस्तखत करने को कहा था. उनका दावा है कि मैं नहीं जानता कि बरामदी के बारे में क्या लिखा गया. उन्होंने प्रभाकर सैल को मीडिया में बोलते हुए सुना तो लगा कि ये बात बाहर लानी चाहिए. कांबले ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान पड़े छापों में से एक में गवाह थे. इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत एनसीबी ने कई जगह छापे मारकर ड्रग पेडलर्स को पकड़ा था. एक छापा नवी मुंबई में पड़ने वाले खारगर में भी पड़ा था, जिसके दौरान मौजूद होने का दावा शेखर ने किया है. समीर वानखेड़े उन्होंने इस खुलासे पर कहा कि ये मामला कोर्ट में है तो अदालत के सामने ही कुछ भी कहा जा सकता है, उसके बाहर नहीं कहूंगा. तो सेल के आरोप और एनसीबी की अंदरूनी जांच और इस पर समीर वानखेड़े की पेशी, ये तो उनकी एक मुश्किल की बात हो गई, लेकिन फेहरिस्त लंबी है समीर वानखेड़े की मुश्किलों की. कैसे? इस कैसे के जवाब में सबसे पहले आता है एक नाम, नवाब मलिक. नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जितने आरोप अब तक लगाए और जितने विस्तृत तरीके से लगाए उन सबको यहां बताना मुमकिन नहीं. कुछ आइडिया आपको है, कुछ हम दे देते हैं. मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े है. कहते हैं कि समीर वानखेड़े ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाकर इंडियन रेवेन्यू सर्विस की परीक्षा में रिजर्वेशन का फायदा लिया. मलिक ने कहा कि समीर जन्म से मुस्लिम हैं, इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के पात्र नहीं हैं, क्योंकि जो दलित इस्लाम कबूल कर लेते हैं उन्हें एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है. मलिक कहते हैं कि समीर के पिता दलित थे और उनका नाम ध्यानदेव वानखेड़े था, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और दाऊद हो गए थे. फिर एक मुस्लिम महिला से शादी की थी. समीर वानखेड़े ने इस आरोप के जवाब में कहा था कि उनके पिता का नाम दाऊद नहीं ध्यानदेव ही है. इसी इल्जाम को आगे ले जाते हुए फिर नवाब मलिक ने समीर की पहली शादी का भी जिक्र किया, जो एक मुस्लिम महिला से हुई थी. अब समीर की जो मौजूदा पत्नी है एक्ट्रेस क्रांति रेडनेकर, उन्होंने कहा कि निकाहनामे की बात यानी पिछली मैरिज की बात सही है, लेकिन इसके लिए समीर ने कभी अपना धर्म या जाति नहीं बदली. मेरी सास मुस्लिम थी, इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए समीर ने पहली शादी के वक्त निकाहनामा करवाया था. क्रांति ने यह भी कहा कि मलिक जिस बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं वो जाली है. ये तो एक आरोप हुआ. दूसरा बड़ा इल्जाम जो नवाब मलिक ने समीर पर लगाया वो है ड्रग्स से संबंधित 26 झूठे मामलों में लोगों को फंसाने का. यह दावा मलिक ने एक कथित एनसीबी अफसर के गुमनाम खत के आधार पर किया. दावा है कि इन 26 मामलों में खारगर वाला मामला भी शामिल था, जिसके बारे में गवाह के बिना पर हमने आपको अभी बताया. तो समीर और समीर के परिवार का काफी समय अब इन आरोपों का जवाब देने में जा रहा है.
वानखेड़े ने आज फिर उम्मीद भरी नजर से अदालत की तरफ देखा, लेकिन उन्हें फिर मायूसी हाथ लगी। अब ये अदालत का जिक्र कैसे? क्योंकि हमारे दर्शक जानते हैं कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर साहब विशेष एनडीपीएस अदालत में राहत मांगने पहुंचे थे इन इल्जामों के बाद। समीर वानखेड़े और एनसीबी चाहते थे कि सेल के हलफनामे पर किसी तरह के संज्ञान पर रोक लगाई जाए, लेकिन 25 अक्टूबर को कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। सादी भाषा में इसका मतलब, अगर कोई एजेंसी मसलन पुलिस चाहे तो सेल के हलफनामे पर कदम उठाते हुए वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो आज राहत हासिल करने के लिए वानखेड़े ने दूसरा तरीका अपनाया। इस बार समीर खुद अपने बचाव में आगे नहीं आए। आज अचानक बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने समीर वानखेड़े से संबंधित एक जनहित याचिका लगाए जाने की खबर आई। लगाने वाले ने खुद को कारोबारी और मौलाना बताया। ये याचिका दिलचस्प थी। समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक इसमें कहा गया कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनकी बहन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है और वो ये सारी कवायद समीर वानखेड़े को हतोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं। इन सब तर्कों के आधार पर अदालत से मांग की गई कि नवाब मलिक के एनसीबी और समीर वानखेड़े के खिलाफ बोलने पर रोक लगाई जाए। ये पीआईएल में था। अब कोर्ट के सामने ये पीआईएल यानी जनहित याचिका आ गई तो कोर्ट ने क्या किया? उसने फौरन सुनवाई यानी अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया। इसका मतलब फौरी तौर पर समीर वानखेड़े को राहत नहीं मिली है, और दूसरा मतलब भविष्य में इस याचिका पर सुनवाई हो भी सकती है, पर अभी वक्त लगेगा। कम से कम दिवाली की छुट्टियां खत्म होने तक उन्हें इंतजार करना होगा। इसे नवाब मलिक की अच्छी किस्मत भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज ही के रोज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फिर एक आरोप लगा दिया। मलिक ने दावा किया कि जिस दिन क्रूज पर रेड पड़ी उस दिन वहां इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जुड़ा शख्स भी मौजूद था। इसके बारे में एनसीबी अधिकारी जानते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवाब मलिक ने पिछले बरस सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद बॉलीवुड की कई हस्तियों के खिलाफ हुई एनसीबी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल पूछा कि अब तक इस मामले में आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस वजह को जानने के लिए पहले नवाब मलिक को जानना होगा, उनकी जन्म कुंडली बांचनी होगी। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार में नवाब मलिक माइनॉरिटी, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। पैदाइश यूपी की है। 20 जून 1959 को यूपी के बलरामपुर जिले के धुसवा गांव में पैदा हुए। उनका पूरा परिवार 1970 में यूपी से माइग्रेट होकर मुंबई आ गया। पॉलिटिक्स की शुरुआत की सपा से, मुलायम सिंह यादव की पार्टी से, लेकिन बाद में शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए नवाब मलिक। ये तो हो गई नवाब मलिक के सपा से एनसीपी में आने की बात। विधायकी की बात करें तो 5 दफा जीत चुके हैं अणुशक्ति नगर की सीट से। अब बात करते हैं मौजूदा प्रसंग की, नवाब मलिक वर्सेस एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या दोनों का मुखामुखम, दोनों की मुखालफत एक दूसरे के खिलाफ पहली दफा हो रही है? नहीं, नवाब मलिक का एनसीबी से पुराना नाता है। इस नाते को समझने के लिए आपको नवाब मलिक के परिवार को समझना होगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी महजबीन, बेटा मराज, आमिर और बेटियां नीलोफर और सना है। 4 बच्चे। नवाब मलिक के दामाद का नाम है समीर खान। पिछले साल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के कथित मर्डर केस के बाद रिया चक्रवर्ती को जब ड्रग्स के मामले में जेल भेजा गया था, तब समीर खान का नाम सामने आया था। एक संदिग्ध ड्रग पेडलर को पकड़ा गया था जिसका नाम था करण संजानी। अब करण संजानी को पकड़ा गया तो एनसीबी ने इसके बारे में कहा क्या? एनसीबी का कहना था कि करण अमेरिका से कुरियर के जरिए ड्रग्स मंगवा रहा था और इस कारोबार में उसके साथ थी राहिला फर्नीचर वाला। राहिला इस कारोबार के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे चुकाती थी और कथित हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए पेमेंट स्वीकार भी करती थी। जब इस लेन देन की जांच हुई तो एनसीबी पहुंची मुंबई के प्रसिद्ध मुच्छड़ पान वाला तक। यहाँ 500 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स भी मिली और यहीं से समीर खान का, नवाब मलिक के दामाद का नाम सामने आया। और इसके बाद से नवाब मलिक के रडार पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े बने हुए थे। लेकिन तब नवाब मलिक शांत रहे, लेकिन अब लगातार बोल रहे हैं। वजह, समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी ने इस साल जनवरी में नवाब मलिक के दामाद समीर को 2 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया। जुलाई में उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी एनडीपीएस की धाराओं में चार्जशीट भी दाखिल की। मंत्री जी के दामाद पर मामला इतना पक्का बनाया गया कि वो 8 महीने जेल में रहे। 27 सितंबर को जाकर उन्हें जमानत मिली। 50,000 का बॉन्ड भरना पड़ा और ये वादा करना पड़ा कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दामाद बाहर आ गए तो फिर मंत्री जी फिर से अटैकिंग मोड में आ गए। कहा कि उनके दामाद के मामले में एनसीबी ने हर्बल टोबैको को गांजा बताने की कोशिश की। जब आर्यन खान समेत दूसरे हाई प्रोफाइल आरोपियों को एनसीबी ने पकड़ा तो मलिक को मौका मिल गया और तब से वो लगातार नए खुलासे करने का दावा कर रहे हैं। अब आगे क्या? हमने आपको कल के शो में कहा था, मुंबई क्रूज केस में स्टेक होल्डर जितने नजर आ रहे हैं,
असल में उससे कहीं ज़्यादा हैं। बहुत सारे स्कोर सेटल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। अब बारी है कू की राय की। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, आर्यन खान को बेल देने में अनावश्यक देरी क्या हो रही है? जवाब हाँ में दिया 23% लोगों ने और ना में 77% लोगों ने। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर जाएं और ललन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे हम ललन टॉप शो में इसी तरह से दिखाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के कू पर हम अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। राय देने के लिए हैशटैग इस्तेमाल करें LT Show on कू और फिर अपनी बात बताएं। आपके कमेंट्स को हम अपने शो में भी शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।